हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 5वां वीडियो है और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में अंतर। तो हम साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में अंतर पढ़ेंगे और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले से पढ़ा रखी हैं। आज हमें करना है इनका अंतर और बहुत सिंपल है और बहुत मज़ेदार है, आपके सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने जो आपकी नोटबुक है, कॉपी है, उसके पेज को मोड़ लो जिससे बीच में एक लाइन खिंच जाए। एक तरफ लिख लो साम्य स्थिरांक और एक तरफ लिख लो वेग स्थिरांक। आपको पता है कि साम्य स्थिरांक को हम प्रदर्शित करते हैं Kc से और वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं K से। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला अंतर देखते हैं। चलो, नंबर 1, आपको पता है कि यदि साम्य स्थिरांक हमें निकालना हो किसी रिएक्शन का, तो हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक KF लिख सकता हूं मैं, KF बटे विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक KB। तो हम क्या करते हैं कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अग्रिम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को कहते हैं साम्य स्थिरांक। तो सबसे पहला नंबर तो यही लिखना है। यहाँ लिखते हैं अतः अग्र तथा पश्च, अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इन दोनों का जो अनुपात होगा उस अनुपात को हम कहते हैं अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक। अब वहाँ बात करेंगे हम वेग स्थिरांक की। ठीक है। आपको पता है वेग स्थिरांक कैसे निकलता है? वेग स्थिरांक निकालने का तरीका यह है कि मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है A + B = C + D। मान लो ये कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए निकालना है आपको वेग स्थिरांक। तो आप रिएक्शन तो केवल एक दिशा में चलने वाली है, ये रिएक्शन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इरिवर्सिबल। तो इस अभिक्रिया का जब वेग निकाल लोगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो या फिर R की जगह V भी लिख सकते हो, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग बराबर होता है इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक गुणा अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। और यदि मैं आपको कह दूं कि ये भी एकांक है, ये भी एकांक है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल यदि एकांक हो जाएगा तो यहाँ भी हम 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1। तो जो R होगा यानी अभिक्रिया का वेग होगा वो वेग स्थिरांक के बराबर होगा। तो यदि कोई पूछता है वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रण या सांद्रता एकांक होने पर
अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। अभिक्रिया का वेग कह दो या अभिक्रिया की दर कह दो, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 1 डालो आप। नंबर 1, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का सान्द्रण एकांक होने पर यानी जितने भी अभिकारक हैं उन सब की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए, जैसे इसकी भी और इसकी भी। एकांक होने पर अभिक्रिया का वेग ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। अभिक्रिया का वेग ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। यानी अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक। ऐसा कब होता है? जब हमारे जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता कितनी हो, जैसे इसकी सांद्रता भी 1 है और इसकी भी सांद्रता 1 है। यदि अभिकारकों की सांद्रता 1 है तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होगा वो ही होगा वेग स्थिरांक, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जब भी दो राशियों में अंतर बताना हो तो सबसे पहले उन दोनों की परिभाषा लिख देनी चाहिए। हमने यहाँ परिभाषा लिखी है साम्य स्थिरांक की और वहाँ परिभाषा लिखी है वेग स्थिरांक की, ठीक है। आपको पता है, देखो मान लो एक रिएक्शन है A + B रिवर्सेबल C + D, ठीक है। और यहाँ भी एक रिएक्शन लिखता हूँ A + B = C + D। दोनों रिएक्शन में अंतर तो आपको नज़र आ रहा होगा। ये तो रिवर्सेबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में चलने वाली। ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए यदि आप साम्य स्थिरांक निकालते हो ना, तो एक तरीका तो ये है KF/KB, अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बटे विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और एक तरीका यह है कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। एक तरीका ये है। तो आप ये वाली परिभाषा भी लिख सकते हो, पर हमने वेग स्थिरांक वाली परिभाषा इसलिए लिखी है क्योंकि हम वेग स्थिरांक के साथ इसकी तुलना कर रहे हैं। और यदि यहाँ हम निकालना चाह रहे हैं वेग स्थिरांक, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। ऐसे ही तो होता है, ये दोनों ही तो अभिकारक हैं। और जब आप यहाँ प्रपोजनल का निशान हटाकर एक =टू का साइन लगाओगे तो कांस्टेंट लगेगा के कांस्टेंट लगेगा, और यहाँ के ही होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ये वेग स्थिरांक है। और यदि मैं आपको कह दूं कि हमारे पास जो अभिकारक हैं A और B, ये दो अभिकारक हैं, इनका यदि सांद्रण या सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रण या मोलर सांद्रता या मोलरता 1 मोल प्रति लीटर हो, 1 मोल प्रति लीटर, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। तो बताओ अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो हमने यही तो लिखा है, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण एकांक होने पर इन दोनों का सांद्रण क्या है? एकांक। अभिक्रिया का वेग ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। अभिक्रिया का जो वेग है, वेग को आप R से भी लिख सकते हो और वेग को V से भी लिख सकते हो, क्योंकि वेग को हम दर कहते हैं, दर, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो हमें लिखनी है दोनों की परिभाषाएं। अब आते हैं हम नंबर 2 पर। दूसरी बात, नंबर 2 लिखो, फिर समझाऊंगा मैं। इसका मतलब Kc का, साम्य स्थिरांक का, इसका मान ताप बढ़ने पर ऊष्मा शोषी
ताप बढ़ने पर ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए या अभिक्रिया के लिए बढ़ता है। कैसे बढ़ता है मैं अभी बता दूंगा आपको। बढ़ता है जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए घटता है। देखो कैसे। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है A+B रिवर्सेबल C+D, ठीक है, और आप इसके लिए Kc निकालने जा रहे हो, साम्य स्थिरांक। तो आप कैसे निकाल लोगे? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ऐसे ही तो निकाल लोगे। अब मैं कहूँ कि मान लो ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में इधर ही तो ऊष्मा जुड़ेगी। ये Q का मतलब क्या है? ऊष्मा। तो यदि इधर आपने ऊष्मा जोड़ी, इधर आप ऊष्मा जोड़ रहे हो, तो रिएक्शन का स्पीड कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगा? इस डायरेक्शन में। भाई ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में जब ताप बढ़ाया जाता है तो Q का मान बढ़ता है। देखो ताप का प्रभाव पड़ रहे हैं, ताप बढ़ने पर क्या होता है। इस रिएक्शन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये जो ऊष्मा है अग्रिम दिशा में चलते समय अवशोषित हो रही है, यानी A और B ऊष्मा को अवशोषित करते हैं जब प्रोडक्ट बनता है C और D। तो इस रिएक्शन में ऊष्मा अवशोषित हो रही है और आप रिएक्शन का बढ़ा रहे हो ताप। तो ताप बढ़ने से क्या होगा? Q का मान बढ़ेगा, और Q का मान बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगी, और रिएक्शन यदि अग्रिम दिशा में तेज हो जाएगी तो आपको पता है कि इन दोनों की मात्रा सांद्रता बढ़ेगी और इन दोनों की सांद्रता क्या होगी? घटेगी। और जब इन दोनों की सांद्रता बढ़ जाएगी और इनकी घट जाएगी तो आपको पता है अंश का मान तो बढ़ गया और हर का घट गया। और जब किसी भिन्न में फ्रैक्शन में अंश का मान बढ़ जाता है और हर का मान घट जाता है तो टोटल वैल्यू बढ़ जाती है। टोटल वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें आप टेम्परेचर को जब भी बढ़ाओगे ना तो प्रोडक्ट जो बनेंगे, प्रोडक्ट उनकी मात्रा बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी घटेगी। तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है कि ये जो भिन्न है इसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इसका मान बढ़ जाएगा, इसका मतलब Kc का मान बढ़ जाएगा। इसलिए लिखा है कि इसका मान ताप बढ़ने पर ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए बढ़ता है, ऊष्माशोषी। और यदि ये रिएक्शन ऐसी हो, देखना जरा, इधर लिखूं मैं Q, मान लो ऐसा रिएक्शन है, यानी A और B आपस में रिएक्शन करके C और D बना रहे हैं, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, और जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें यदि आपने ताप बढ़ा दिया ना इस रिएक्शन में, तो आप इस Q का मान बढ़ा रहे हो, और Q का मान बढ़ा रहे हो तो लासतालिये के नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग विपरीत दिशा में तेज हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा तो विपरीत दिशा में ही खत्म होगी ना। तो विपरीत दिशा में तेज हो जाएगा, इसका मतलब अब इन दोनों की सांद्रता बढ़ेगी। इन दोनों का मतलब यहाँ A और B, यदि इसकी सांद्रता बढ़ गई और इसकी सांद्रता इन दोनों की घट गई तो क्या होगा कि अंश का मान तो घटेगा और हर का बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में तो भिन्न का मान घट जाता है। जब इसका मान बढ़ेगा और इसका घटेगा तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न तो घट जाएगी। इसका मतलब Kc का मान भी क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए घटता है, ठीक है। तो Kc का फार्मूला यदि आपके याद है तो आप आसानी से पहचान कर लोगे कि किस अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर Kc का मान बढ़ेगा और किस अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर Kc का मान घटेगा। ध्यान रखना है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए तो बढ़ता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए घटता है, ठीक है। यहाँ लिखो, अच्छा चलो नंबर 2, यहाँ इसका मान, इसका मतलब वेग स्थिरांक का, इसका मान ताप बढ़ाने पर सामान्यतः बढ़ता ही है। तो इसमें बढ़ने और घटने दोनों बातों को हमें नहीं डिस्कस करना। इसका मान सामान्यतः बढ़ेगा,
क्यों बढ़ेगा, देखो मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, मान लो ये रिएक्शन है आपके पास। तो इस रिएक्शन को देखते ही पता चलता है कि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने वाला रिएक्शन है, केवल अग्रिम दिशा में चलने वाला अभिक्रिया है। और अग्रिम दिशा में चलने वाला अभिक्रिया है, आप इसमें यदि ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस रिएक्शन में यदि आप ताप का मान बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या होगा कि ये अभिकारक अणु, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि ये गर्म हो जाएंगे। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो ऊर्जा बढ़ी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, वेग ही तो बढ़ता है। और वेग बढ़ने से टक्करों की संख्या बढ़ेगी, यह आपस में जितने वेग से टकराएंगे उन टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब जब हम वेग स्थिरांक की बात करते हैं ना, आपको पता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है ना, वो वेग स्थिरांक के बराबर होती है। यदि ये जो आपके अभिकारक हैं इनकी सांद्रता कितनी हो, एकांक हो, इसकी सांद्रता भी एक हो और इसकी भी एक हो, तो संबंध यही तो होता है। मैंने आपको कहा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो के का मान तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है यदि अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो, एकांक। तो इसलिए हमने लिखा है कि जो हमारा वेग स्थिरांक है उसका मान ताप बढ़ने पर ज़्यादातर बढ़ेगा ही, ज़्यादातर क्या, सारी रिएक्शंस में बढ़ेगा। ठीक है। नंबर 3, यह है उत्प्रेरक द्वारा, यह उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित, यह उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी, ये रिएक्शन है, और इसके लिए आपने साम्य स्थिरांक का मान निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और आपने इसमें प्रयोग किया है कोई उत्प्रेरक। मान लो इस रिएक्शन में उत्प्रेरक प्रयोग किया है, तो उत्प्रेरक प्रयोग करने से अग्रिम अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और अग्रिम अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो C और D जल्दी जल्दी बनेंगे, और C और D जब जल्दी बनेंगे तो विपरीत अभिक्रिया का वेग भी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और साम्य अवस्था आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। पर यदि आपने उत्प्रेरक प्रयोग नहीं किया था, जब भी आपको Kc का उतना ही मान मिलेगा, और जब आप उत्प्रेरक प्रयोग करोगे तब भी आपको Kc का उतना मान ही मिलेगा। यानी उत्प्रेरक ने साम्य स्थिरांक के मान को नहीं बदला है और ना ही वो बदलता है, क्योंकि अग्रिम अभिक्रिया का वेग जितनी तेजी से बढ़ जाता है ना, विपरीत अभिक्रिया का वेग भी उतनी तेजी से ही बढ़ता है, और साम्य अवस्था आपको जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग करने से यह फायदा होता है कि आपको साम्य अवस्था जल्दी मिल जाएगी, पर Kc के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। साम्य अवस्था जहां पहले मिली थी अब भी वहीं मिलेगी, पर फायदा सिर्फ इतना होने वाला है कि Kc का मान क्या हो जाएगा, Kc का मान तो चेंज नहीं होगा, पर साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए लिखा है कि यह उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन, Kc, साम्य स्थिरांक। ठीक है। इधर लिखते हैं नंबर 3, लिखो, चलो नंबर 3 लिखो। इसका मान है किसका, वेग स्थिरांक का। इसका मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है। इसका मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है। यदि आप इस रिएक्शन में उत्प्रेरक का प्रयोग करोगे ना, ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो उत्प्रेरक क्या करेगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और यदि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। ठीक है, पता है ना आपको, वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा,
क्योंकि अभिक्रिया का वेग ही अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होता है यदि अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रण क्या हो, एकांक। यदि इन दोनों की सांद्रता एकांक है, ये भी 1 मोल प्रति लीटर है, ये भी 1 मोल प्रति लीटर है, तो इस अभिक्रिया का जितना वेग होगा ना वही वेग स्थिरांक होगा। इस अभिक्रिया का जितना वेग होगा वही वेग स्थिरांक होगा। और उस समय जब इसका भी और इसका भी सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रण एकांक है, आपने इस रिएक्शन में उत्प्रेरक डाल दिया, तो उत्प्रेरक डालने से आपको पता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक दोनों बराबर होते हैं यदि इन दोनों की सांद्रता यानी अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो, 1 मोल प्रति लीटर, एकांक हो। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 पर। ये जो चौथा पॉइंट है ये बच्चों के समझ में नहीं आता है, बहुत कम समझ में आता है बच्चों के। ठीक है, लिखो इसका मान प्रारंभिक दाब व सांद्रता, प्रारंभिक दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान प्रारंभिक दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, इधर भी लिख लो, फिर दोनों समझाऊंगा एक साथ। लिखो इसका मान भी दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब इसका मतलब समझेंगे, चलो। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है इसका मान प्रारंभिक दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बच्चे सोचते हैं कि मान लो हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, A + B रिवर्सेबल C + D, मान लो केमिकल रिएक्शन है, और इसके लिए हम निकालने जा रहे हैं Kc। तो Kc कैसे निकलता है, ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के एक्टिव मास के कंसंट्रेशन, एक्टिव मास का क्या करना है, प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इधर तो सॉरी B बड़ा ब्रैकेट लगेगा, आपको पता है ना सक्रिय द्रव्यमान को जब भी लिखना होता है बड़े ब्रैकेट में लिखना होता है। तो जब भी आप Kc निकालते हो साम्य स्थिरांक, तो आपको क्या करना होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं ना, उत्पाद, उनके सक्रिय द्रव्यमान तो लिखने होते हैं ऊपर, और जो रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, उनके सक्रिय द्रव्यमान लिखने होते हैं नीचे। तो यूँ बताओ कि Kc का फार्मूला जब आपने लिखा तो यहाँ भी आपने सांद्रता लिखी, यहाँ ये सारी सामने क्या लिखी हुई है, सांद्रता, और हमने यहाँ लिख दिया इसका मान दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चे सोचते हैं कि सर Kc का मान तो सांद्रता पे ही निर्भर कर रहा, और आप कह रहे हैं कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये बात तो चलो अभी बताऊंगा, सांद्रता के ऊपर फार्मूला है। पर यदि कोई गैसीय अभिक्रिया होती है ना, मान लो ये गैसीय अभिक्रिया है, ये A भी गैसीय फॉर्म में है, B भी, C भी, ये सब क्या है, गैसीय अवस्था में है, तो इसका साम्य स्थिरांक निकालने का एक तरीका और भी है। आप ऐसे निकाल सकते हो Kp। यदि आप कंसंट्रेशन के बेस पे निकालते हो साम्य स्थिरांक तो उसे तो कहते हैं Kc। Kc का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, इसलिए इसे C लिखा नीचे हमने, क्योंकि हमने सांद्रता के आधार पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक निकालना है। और यदि ये गैस है तो इनका अपना अपना कुछ आंशिक दाब भी तो होगा, और जब इनका अपना अलग अलग आंशिक दाब होगा तो आप दाब के आधार पर भी साम्य स्थिरांक निकाल सकते हो, उसे कहते हैं Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। तो अब यहाँ आपको कंसंट्रेशन ऑफ C नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है प्रेशर ऑफ C इनटू प्रेशर ऑफ D। अब भी इन दोनों को ऊपर ही लिखना है, अपॉन प्रेशर ऑफ A इनटू प्रेशर ऑफ B। ये आंशिक दाब हैं इन सब के, इन चारों के, A B के C D के आंशिक दाब, क्योंकि गैस है, जिस बर्तन में भरी है उस बर्तन पर एक दाब तो आरोपित करेगी ना वो गैस। ठीक है, तो
अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ भी साम्य स्थिरांक दाब पर निर्भर कर रहा है, दाब के फार्मूले से ही बनाया है हमने साम्य स्थिरांक का फार्मूला, और यहाँ साम्य स्थिरांक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, सांद्रता लिखे हुए हर जगह इसके फार्मूले में, और आपने लिख दिया इसका मान दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटे, यहाँ इस शब्द पे ध्यान दो, प्रारंभिक। आपने बर्तन में जितना ए लिया जितना बी लिया, क्या साम्य अवस्था पर उतना ए और उतना बी बचेगा? ये जो फार्मूला लिखा हुआ है केसी का, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस फार्मूले में जो सी का सांद्रता है या सी का सक्रिय द्रव्यमान है, क्या वो जितना शुरू में आपने रिएक्शन में लिया था उतना ही है? अरे यार, सी और डी तो शुरू में 0 थे। यहाँ शब्द देखो प्रारंभिक। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, t बराबर 0 की बात कर रहे हैं हम, यानी शुरू होने से भी पहले, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो c कितना था बर्तन में? जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो c तो 0 था, तो यहाँ कोई 0 थोड़ा ही लिखना है हमें। ये जो केसी का फार्मूला आप लिखते हो, इसमें आप उत्पादों और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रण लिखते हो। ये कौन से सांद्रण लिखते हो आप? ये सांद्रण लिखे जाते हैं तब जब अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ जाती है। स्टार्टिंग में आपने कितना ए लिया कितना बी लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ उस बात से है कि जब अभिक्रिया साम्य अवस्था प्राप्त कर लेगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी, तो उस समय कितना ए और कितना बी है, कितना सी और कितना डी है। तो इसलिए ध्यान रखना है। अब जैसे इस फार्मूले को देखो आप, दाब वाले फार्मूले को, कि दाब के आधार पर कैसे हम साम्य स्थिरांक निकालते हैं। तो इसमें भी जो दाब दिए हुए हैं ना, ये क्या प्रारंभिक दाब हैं? नहीं, ये सभी गैसों के आंशिक दाब उस समय हैं जब अभिक्रिया साम्य अवस्था प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कुछ बच्चे इस बात को लिख देते हैं, यहाँ पता क्या लिख देते हैं कि इसका मान दाब व सांद्रता व ताप पर निर्भर नहीं करता है। भाई ताप पर तो निर्भर करता है। देखो, इसका मान ताप बढ़ने पर ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए बढ़ता है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए घटता है। तो ताप पर तो निर्भर करता है, प्रारंभिक दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता केसी का मान। और यहाँ देखो, इसका मान भी दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो, मान लो रिएक्शन है आपके पास, यही लिखी हुई ऊपर रिएक्शन A + B = C + D। इस रिएक्शन का अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन = होगा वेग स्थिरांक A का सक्रिय द्रव्यमान गुणा B का सक्रिय द्रव्यमान। यदि मैं आपको कह दूं, यदि कहूं कि A का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता और B का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता 1 हैं, 1 मोल प्रति लीटर, तो R = किसके हो जाएगा? K के। और जब R = K के बराबर हो गया, यानी वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर हो गया, तो क्या A और B की सांद्रता से इसे मतलब है ही नहीं मतलब। भाई वेग स्थिरांक को सिर्फ अभिक्रिया के वेग से मतलब है, अभिकारकों की सांद्रता कितनी है इससे तो मतलब ही नहीं है कोई मतलब नहीं है। और उत्पादों की सांद्रता कितनी है इससे तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ तो पक्की बात है कि इसका मान भी दाब व सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सांद्रता तो यहाँ समझ में आ जाती है, फिर दाब में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दाब का क्या हिसाब है। जिस तरह हम सांद्रता का प्रयोग करते हैं ना किसी भी रिएक्शन के लिए, इसी तरह दाब का प्रयोग आप उस समय कर सकते हो यदि आपकी अभिक्रिया गैसीय अभिक्रिया है, यानी उसके जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं सारे गैसीय अवस्था में हो, तो उस समय आप दाब का प्रयोग ठीक इस तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से आप सांद्रता का प्रयोग करते हो। जैसे केसी का फार्मूला आपने बनाया, सांद्रता के आधार पर बनाया। वेग स्थिरांक का फार्मूला आप बनाने जा रहे हो तो सांद्रता के आधार पर बनाने जा रहे हो। तो जो काम आप सांद्रता के द्वारा कर सकते हो वही दाब के द्वारा भी कर सकते हो। मैं समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में, पहले इस क्वेश्चन को पूरा होने दो, ठीक है। अब लिखो नंबर 5। नंबर 5 में आपको सीखना है कि यदि आपके पास कोई रिवर्सेबल रिएक्शन है ना, रिवर्सेबल रिएक्शन का मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया,
उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए आप Kc का मान निकाल सकते हो। यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपके पास है और आपको पता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हो, अग्रिम और विपरीत, अग्र और पश्च। तो यहाँ लिखते हैं नंबर 5 कि इसका मान केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात किया जा सकता है। इसका मान केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसका मान किसी भी अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी अभिक्रिया का मतलब पता क्या है, चाहे अभिक्रिया ऐसी हो जो एक दिशा में चलती है और चाहे अभिक्रिया ऐसी हो जो दोनों दिशाओं में चलती है। यानी रिएक्शन चाहे रिवर्सेबल हो या इरिवर्सेबल हो, दोनों रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक तो निकाल ही सकते हो आप। देखिए ज़रा, ये जो वेग स्थिरांक लिखा हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है, ये बैकवर्ड के लिए लिखा हुआ है, और इन दोनों के अनुपात को ही तो हमने साम्य स्थिरांक कहा था Kc। तो इसका मतलब यदि कोई रिएक्शन केवल एक दिशा में चलती है यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसके लिए भी आप वेग स्थिरांक निकाल सकते हो। और यदि कोई अभिक्रिया ऐसी है जो दोनों दिशाओं में चलती है अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसके लिए भी आप वेग स्थिरांक K का मान निकाल सकते हो। अब जल्दी से पोज करके लिखो आप, फिर अगला टॉपिक कराता हूँ क्लियर। पोज करके लिखो जल्दी से, लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि साम्य स्थिरांक केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ही निकलेगा। जब भी आप साम्य स्थिरांक निकालना चाह रहे हो तो आपके पास अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, उत्क्रमणीय। और आपको इस बात का तो पता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हो, यानी अग्रिम दिशा में भी चलती हो जिसे आप कहते हो अग्र दिशा या फॉरवर्ड डायरेक्शन, समान परिस्थितियों में फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करती हो और बैकवर्ड में भी। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सेबल रिएक्शन। और जो रिएक्शन समान परिस्थितियों में केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती हो और कंप्लीट हो जाती हो, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सेबल रिएक्शन। तो वेग स्थिरांक तो आप किसी के लिए भी निकाल लो, पर साम्य स्थिरांक केवल रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए ही निकलेगा। ठीक है। अच्छा, एक हेडिंग लिखो, चलो एक हेडिंग लिखो Kc का व्यंजक माने सूत्र, Kc का व्यंजक लिखना, Kc का व्यंजक लिखना। यह हेडिंग लिख लो आप, Kc का व्यंजक लिखना। Kc तो समझते हो साम्य स्थिरांक। भाई यदि, वैसे मैंने कल Kc का फार्मूला ड्राइव करवाया था आपको, पर यदि आपको कोई भी समीकरण दी गई है तो उस समीकरण की सहायता से, यानी केमिकल रिएक्शन की सहायता से, रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से आपको Kc का सूत्र लिखना आना चाहिए कि Kc का सूत्र कैसे बनेगा इस रिएक्शन के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मेरे साथ साथ लिखते रहिए ज़रा। मान लो आपके पास रिएक्शन है A + B रिवर्सेबल C + D। यह बात तो आपको समझ में आ ही गई
कि यदि आपको साम्य स्थिरांक निकालना है तो साम्य स्थिरांक केवल उस अभिक्रिया का निकलेगा जो दोनों दिशाओं में चलती हो, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो यदि इस रिएक्शन के लिए आप Kc निकालने जा रहे हो साम्य स्थिरांक, तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट के सक्रिय द्रव्यमान तो लिखने चाहिए ऊपर, और जो हैं रिएक्टेंट्स इनके सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास लिखने चाहिए नीचे, ऐसे। ठीक है। अब मान लो मैं कहूँ कि चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो अच्छा, एग्जांपल नंबर सेकंड। मान लो आपके पास ऐसा रिएक्शन है AA प्लस BB रिवर्सिबल CC प्लस DD, ये रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के लिए आपको Kc निकालना है, साम्य स्थिरांक। आपको पता है ना, A के स्मॉल a मोल हैं, B के स्मॉल b मोल हैं, कैपिटल C के स्मॉल c मोल हैं और कैपिटल D के स्मॉल d मोल हैं। तो आपको प्रोडक्ट के एक्टिव मास तो ऊपर लिखने हैं, प्रोडक्ट के सक्रिय द्रव्यमान तो ऊपर और रिएक्टेंट्स के नीचे। तो C के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल c, D के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल d अपॉन A के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल a और B के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल b, ऐसे लिखा जाता है Kc का फार्मूला। ठीक है। अच्छा चलो एक रिएक्शन और लिखते हैं, यहाँ लिखता हूँ। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। इस रिएक्शन के लिए Kc निकाल लो। अच्छा क्या होगा बताओ, क्या लिखोगे आप? NH3 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान N2 H2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3। मतलब जैसे घात 2 लिखी है ना भाई, मैं 2 बार NH3 लिखता, इससे बढ़िया मैंने एक बार NH3 लिख के उसकी घात 2 लगा दी। ये चीज़ तो समझ में आती है ना आपके? ठीक है। चलो एक रिएक्शन और देखो। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI। इसके लिए निकालना है Kc, निकाल दोगे आप? ये क्या है? HI के सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी लगानी पड़ेगी? 2, क्योंकि यहाँ 2 मोल हैं, अपॉन H2 का सक्रिय द्रव्यमान N2 I2 का सक्रिय द्रव्यमान। तो Kc का फार्मूला निकालने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। चलो एग्जांपल नंबर 5 यहाँ बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर 5, मान लो आपको रिएक्शन दी हुई है 4NH3 प्लस 5O2, 4NH3 प्लस 5O2 रिवर्सिबल 4NO प्लस 6H2O, 4NO प्लस 6H2O। और इस रिएक्शन के लिए आपको Kc निकालना है। तो Kc का फार्मूला क्या बनेगा? Kc का फार्मूला बनेगा NO के सक्रिय द्रव्यमान की घात 4 गुणा H2O के सक्रिय द्रव्यमान की घात 6 अपॉन NH3 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 4 गुणा O2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 5। ऐसे आपको फार्मूले बनाने आने चाहिए। ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात समझाता हूँ आपको। जल्दी से लिखो, पोज करके। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो यदि कोई भी आपको रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण आपको प्राप्त है, तो आप उस समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक Kc का फार्मूला बता सकते हो। पर आपने यहाँ एक बात नोट करी होगी कि ये जितने भी मैंने Kc के फार्मूले आपको बताए हैं ना, ये सारे सांद्रता के आधार पर निकालने हैं। जब तो मैंने बोला है Kc, K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता के आधार पर साम्य स्थिरांक निकालने हैं। यदि मैं आपको कहूँ कि कोई गैसीय अभिक्रिया है, हमारे पास गैसियस रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सारे गैसीय अवस्था में हैं, तो ऐसी अभिक्रिया के लिए भी तो साम्य स्थिरांक निकाल सकते हैं। और गैस के
जो जो गैस हैं जितनी भी, उन सभी गैसों का अपना अपना आंशिक दाब भी तो होगा, और उनके आंशिक दाबों के आधार पर यदि आप आंशिक दाबों के आधार पर यदि आप साम्य स्थिरांक निकालते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, दाब के आधार पर या गैसीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक, और उसे प्रदर्शित करते हैं हम Kp से। एक हेडिंग लिख लो, चलो अच्छा, एक हेडिंग लिखो, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक, ब्रैकेट में लिख लो Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। तो यदि कोई गैसीय अभिक्रिया है, उसमें आपके अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हैं, तो पक्की बात है कि वे जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनका अपना अपना कुछ ना कुछ आंशिक दाब जरूर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल से ही सीखते हैं इसे। मान लो हमारे पास रिएक्शन है A गैसियस प्लस B गैसियस रिवर्सेबल C गैसियस प्लस D गैसियस, ये है मान लो हमारे पास एक रिएक्शन। इसमें A और B, C और D चारों कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। यदि मैं कहूँ कि यार इसका Kc निकाल लो, Kc, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पूछ रहा हूँ मैं, सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर तो आप एकदम निकाल दोगे। आप कहोगे कि सर कंसंट्रेशन ऑफ C, सक्रिय द्रव्यमान को आप कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, निकाल दोगे ना आसानी से। पर यदि मैं कहूँ कि यार Kp निकाल लो, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, तो यदि आप Kp निकालना चाहते हो ना, तो अब आपको कंसंट्रेशन नहीं लेनी है, अब आपको लेना है प्रेशर। तो मैं लिखूँगा प्रेशर ऑफ C इंटू प्रेशर ऑफ D अपॉन प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है कि कैसे बनाया वो फार्मूला। Kc की तरह ही Kp का फार्मूला भी बनता है, बस Kc में तो आपको लिखने पड़ते हैं सक्रिय द्रव्यमान या कंसंट्रेशन, और Kp में लिखने होते हैं आपको प्रेशर, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। चलो अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो देखो ज़रा। मान लो ये है रिएक्शन AA प्लस BB रिवर्सेबल CC प्लस DD, और इस रिएक्शन की खासियत यह है कि ये भी गैसीय अवस्था में है, ये सारे गैसीय अवस्था में है, गैसियस स्टेट में हैं। तो इसके लिए Kp निकाल दोगे क्या आप? Kc तो निकाल ही दोगे, Kp निकाल दोगे। Kp कैसे निकलेगा? प्रेशर ऑफ C की पावर स्मॉल c इंटू प्रेशर ऑफ D की पावर स्मॉल d अपॉन प्रेशर ऑफ A की पावर स्मॉल a इंटू प्रेशर ऑफ B की पावर स्मॉल b। ठीक है, मतलब प्रेशर ऑफ A जो है, मैं स्मॉल a बार मुझे लिखना था, तो मैंने स्मॉल a बार ना लिख के प्रेशर ऑफ A की घात कर दी स्मॉल a। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी गैसीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक दाब के आधार पर। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपके साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में क्या अंतर होता है। ठीक है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया आपको दी जाती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण को देखकर आप साम्य स्थिरांक Kc का कैसे फार्मूला बनाओगे। और यदि कोई गैसीय रासायनिक अभिक्रिया आपके पास है तो उस अभिक्रिया के लिए Kc का फार्मूला तो आप बना ही लेते हो, पर Kp का फार्मूला कैसे बनाओगे, दाब के आधार पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला कैसे बनाओगे। ये तीनों चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। बस बाकी पढ़ाई हम कल करेंगे। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, और समझना और हैंड रिटन नोट्स बनाना, ये दोनों चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं यदि जीवन में सफल होना है तो।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।